गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं रमेश कुमार, जियोग्राफी लेक्चरर। आज की इस वीडियो क्लास में आप सभी का अभिनंदन करता हूं। आज हम 10th क्लास सामाजिक विज्ञान की जो जियोग्राफी वाली पुस्तक है उसके दूसरे अध्याय वन एवं वन्य जीव संसाधनों का अध्ययन करेंगे। इस क्लास में यह इस अध्याय का छठा भाग है। आज के इस अध्याय में हम वन्य जीव संरक्षण से जुड़े हुए जो नीतियाँ, कार्यक्रम या सरकार की घोषणाएं हैं, अधिनियम है, उनके बारे में चर्चा करेंगे। वन्य जीव संरक्षण वर्तमान समय में एक आवश्यक मुद्दा बन चुका है, क्योंकि वन्य जीवों के संरक्षण से ही हमारे आसपास की जो पारिस्थितिक विविधता है वह पारिस्थितिकी विविधता बनी रह सकती है। अगर हम वन्य जीव संरक्षण नहीं अपनाएंगे तो बहुत सारे जो जातियां हैं, जो बहुत सारी प्रजातियां हैं, वह प्रजातियां लुप्त अथवा लुप्तप्राय अथवा लुप्तप्राय हो जाएगी, लुप्तप्राय हो जाएगी। आपको बता दूं, IUCN इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कन्वर्जेंट नेचर, ठीक है, यह एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। इस अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने संकटग्रस्त प्रजातियां जो भी है, संकटग्रस्त प्रजातियां हैं, उनका वर्गीकरण करके एक बुक तैयार की है जिसे रेड डाटा बुक के नाम से जाना जाता है। रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक में ऐसे जीव जंतुओं का जिक्र किया जाता है जिनकी संख्या बहुत ही कम है या वह प्रजाति लुप्तप्राय या संकटग्रस्त है, तो इस प्रकार के जीवों का संरक्षण करना आवश्यक है। अब संरक्षण क्यों आवश्यक है? क्योंकि यह जो वन्य जीव प्राणी है, यह वन्य जीव प्राणी हमारे आसपास की जो पारिस्थितिकी विविधता है, उस पारिस्थितिकी विविधता को बनाए रखने में हमारा सहयोग करते हैं। हमारे जीवन साध्य कुछ संसाधन हैं, वह संसाधन भी इन्हीं जीव जंतुओं के संरक्षण से जुड़े हुए हैं, जैसे वातावरण में जल, वायु और मृदा। इन सभी संसाधनों की जो क्वालिटी है, उस क्वालिटी को यह जीव जंतु काफ़ी अच्छे से मेजर कर सकते हैं। ये जीव जंतु काफ़ी सेंसिटिव होते हैं। हमारे जो जीवन साध्य संसाधन है, जल, वायु या मृदा में थोड़ा सा भी परिवर्तन होते ही यह जीव जंतु हमें इस बात की तरफ इशारा कर देते हैं कि वातावरण में चेंजेस हो रहा है, और ये उन जीव जंतुओं के साथ साथ मानव जाति के लिए भी खतरनाक है। तो इन सभी जीव जंतुओं, इन जातियों को बचाए रखने के लिए, इनकी जेनेटिक विविधता को बनाए रखने के लिए पर्यावरण संरक्षण एक अति आवश्यक वस्तु बन चुका है। भारत में सर्वप्रथम भारत में 1960 एवं 1970 के दशक में पर्यावरण संरक्षण की मांग उठी। भारत में 1960 एवं 1970 के दशक में कुछ पर्यावरण संरक्षण संस्थाएं हैं, कुछ पर्यावरण प्रेमी हैं, पशु प्रेमी हैं। उन लोगों ने भारत में 1960 एवं 70 के दशक में वन्य जीव संरक्षण से जुड़ी हुई मुहिम उठाई और मांग की कि इस प्रकार के कोई कानून बनाए जाए जिससे इन वन्य जीव प्राणियों को भी जीने का पूरा अधिकार प्राप्त हो। इन्हीं लोगों की मांग को ध्यान में रखते हुए भारत में 1972 में पर्यावरण संरक्षण, भारत में 1972 में पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए वन्य
जीव अधिनियम पारित हुआ। भारत में 1972 में पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए वन्य जीव अधिनियम पारित हुआ और 1972 के बाद इस प्रकार के इन जीवों के जो प्राकृतिक आवास है उनके का संरक्षण एवं इन जातियों को संरक्षण प्राप्त देने के लिए 1972 में कानून बन चुका था। अब इस कानून बनने के बाद इन जातियों को काफी हद तक जो संरक्षण है वह प्राप्त होने लगा था। इसके समस्त भारत में इस अधिनियम के पारित होने के बाद रक्षित जीव जंतुओं की सूचियों का प्रकाशन शुरू हुआ। इस सूची में उन जीव जंतुओं का जिक्र था जिन्हें संरक्षण की आवश्यकता थी, तो इन जीव जंतुओं को रक्षित सूची में डाला गया। इस कार्यक्रम के तहत कुछ बची हुई जो संकटग्रस्त जातियां हैं उन संकटग्रस्त जातियों पर शिकार प्रतिबंधन पर इस रक्षित जातियों की जो सूची है इस सूची में कुछ जीवों का नाम लिखा गया, इस सूचियों का प्रकाशन हुआ और कुछ ऐसे जीव जंतु जो इस सूची में शामिल होने से बच गए और उनकी संख्या को उनकी जाति को अगर नुकसान होने का चांसेस था तो ऐसे जीव जंतुओं को के शिकार पर रक्षित सूची में शामिल होने से बची हुई जातियों के शिकार, अवैध व्यापार आदि पर पूर्णतया प्रतिबंध लगा दिया गया। लगा दिया गया। 1972 के बाद एक तो अधिनियम पारित हुआ 1972 में। इस अधिनियम के अंतर्गत रक्षित जीव जंतुओं की सूची तैयार की गई और कुछ जीव जंतु जो इस रक्षित सूची में शामिल होने से बच गए उन जीव जंतुओं के लिए उन जीव जंतुओं के शिकार, उनके अवैध व्यापार पर पूर्णतया प्रतिबंध लगा दिया गया और इनके जो आवास है इन आवासों को कानूनी संरक्षण प्रदान करने का प्रयास किया गया। केंद्रीय सरकार, हमारे जो देश की केंद्र सरकार है उस केंद्र सरकार ने भी इस 1972 के बाद इन जीव जंतुओं को बचाने के लिए कई कार्यक्रम अपनाए। इसलिए केंद्र सरकार ने कई वन्य जीव उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान, इस प्रकार के कई इन जीव जंतुओं के लिए प्राकृतिक आवास निश्चित तय किए और इन क्षेत्रों में मानव समुदाय के द्वारा कोई भी ऐसी एक्टिविटीज करने पर रोक लगा दी गई। तो कई प्रकार के वन्य जीव उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान या पशु विहार जैसी एक्टिविटीज सरकार ने जारी की। पशु विहार, तो इन सब एक्टिविटीज के माध्यम से वन्य जीव को बचाने के लिए हमारी जो सरकार है उस सरकार ने भी काफी योगदान दिया और कई प्रकार की परियोजनाओं की घोषणा की। उन परियोजनाओं की घोषणा से
घोषणाओं का उद्देश्य था कि गंभीर खतरे में जो भी वन्य जीव जंतु है या जो भी जातियां है जिनके जीवन पर, जिनकी प्रजाति पर भयंकर संकट है, उन सभी जीव जंतुओं या प्रजातियों को संरक्षण प्राप्त हो जाए। आजकल हम गौर से देखते हैं हमारे आसपास के क्षेत्र में या हमारे आसपास की जो भी देश या प्रदेश है उनमें देखते हैं तो संरक्षण परियोजनाएं हैं वह जैव विविधताओं पर केंद्रित होती है, जैव विविधता पर केंद्रित होती है, ना कि किसी जैव विविधता के विभिन्न घटकों पर। वर्तमान में संरक्षण योजनाएं जैव विविधता पर केंद्रित है, जैव विविधता पर केंद्रित है, न कि इसके विभिन्न घटकों पर है, न कि इसके विभिन्न घटकों पर, न कि इसके विभिन्न घटकों पर। और इसी कारण से संरक्षण के अलग अलग तरीकों की खोज की जा रही है और इस जैव विविधता को बचाए रखने के लिए, इस जैव विविधता को बचाए रखने के लिए वन्य जीव अधिनियम 1980 में वन्य जीव अधिनियम 1980 में एक वन्य जीव अधिनियम और 1972 का जो वन्य अधिनियम है वह तो जैव विविधता या जो जीव जंतु है उन सबके लिए संरक्षण प्रदान करता है, लेकिन 1980 में अलग से एक वन्य जीव अधिनियम पारित किया गया और 1986 में जो वन्य जीव नीति अपनाई गई है, वन्य जीव अधिनियम पारित हुआ। 1986 में सैकड़ों कीट पतंगों एवं अन्य जो जातियां है, कीट, छोटे छोटे जो जीव जंतु है, कीट पतंग है, तितलियां है, कीट पतंगों, तितलियां है, उन तितलियों, भृंगों, ड्रैगन फ्लाई को भी संरक्षण प्रदान किया गया था। 1972 की जो वन्य नीति थी, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम था, उसमें बड़े बड़े जो जीव जंतु है उन्हीं के संरक्षण को मान्यता दी गई थी, उन्हीं को संरक्षण प्रदान किया गया था। लेकिन 1980 और 1986 में जो नीति आई, उन नीतियों के माध्यम से छोटे जीव जंतु है, सूक्ष्म जीव जंतु है, जिसमें तितलियां है, कीट पतंग है और ड्रैगन फ्लाई जैसे छोटे छोटे जो जीव है, इन जीवों को भी संरक्षण प्रदान करने का प्रयास किया गया। 1991 में कुछ पौधों को भी संरक्षण प्रदान किया गया। 1991 में जो वन्य जीव नीतियां परिवर्तित हुई, उन 1991 में जो अधिनियम आया, उस अधिनियम या उस परिवर्तन के माध्यम, संशोधन के माध्यम से पेड़ पौधों की 6 प्रजातियां ऐसी थी जिन्हें इस श्रेणी में या रक्षण श्रेणी में शामिल किया गया था। तो 1991 में कुछ पौधों की 6 प्रजातियां थी। इन 6 प्रजातियों को संरक्षण प्रदान करने का प्रयास किया गया। इन्हें भी संरक्षण या रक्षित सूची में स्थान प्राप्त हुआ। इसी के आधार पर जो 1972 की नीति है, उस 1972 की नीति के आधार पर भारत में
पहली बाघ परियोजना लागू की गई थी? बाघ परियोजना। बाघ परियोजना। बाघ एक वन्य जीव ही नहीं है, हमारे प्राकृतिक संसाधन जो है या हमारा जो जैव विविधता है उस जैव विविधता का एक महत्वपूर्ण जंगली जीव है। भारत में 20वीं शताब्दी का जो आरंभ हुआ था, भारत में 20वीं शताब्दी के आरंभ में लगभग 55,000 बाघ निवास करते थे या बाघ थे। जब 20वीं शताब्दी का आरंभ हुआ था उस समय भारत में 55,000 के आसपास बाघ थे, लेकिन 1973 तक इनकी संख्या घटकर मात्र 1827 रह गई। जहां पर सदी का जो प्रारंभ हुआ था उस प्रारंभ में 55,000 बाघ थे और मात्र 73 साल बाद इनकी जब जनगणना हुई, इनकी जनसंख्या का अनुमान लगाया गया, तब मात्र 1827 बाघ बचे थे। तो इन बाघों की इतनी तीव्र गति से संख्या घटने के कारण सरकारें चिंतित होने लग गई। जो पशु प्रेमी थे, जैव विविधता का संरक्षण करने वाले थे, वह चिंतित हो गए और उन्होंने कई चीजें सोची, लेकिन इनकी संख्या इतनी तीव्र गति से कैसे कम हुई? तो बाघों की संख्या कम होने के कुछ कारक प्रमुख रूप से कुछ कारण थे। उन कारणों की वजह से इन बाघों की संख्या इतनी अधिक घट गई। इन कारणों में से पहला कारण है बाघों को मारकर इनका अवैध व्यापार। लोग व्यापार करने के लिए इन जीव जंतुओं का शिकार करते हैं, तो इन्हीं जीव जंतुओं में बाघों को शिकार करके उन बाघों के जो बाघ है इनका अवैध व्यापार करने के लिए इन बाघों का शिकार करने लग गए, जिसकी वजह से इनकी संख्या काफी कम हुई। इसके अलावा इनके प्राकृतिक आवासों का सिकुड़ना। मानवीय क्रियाकलापों के कारण या मानवीय आवश्यकताओं के कारण जो वन भूमि है उस वन भूमि को कृषि भूमि में बदल दिया गया। इसके अलावा जो कुछ आर्थिक या देश विकास की जो परियोजनाएं थी, रेल मार्ग बिछाना है, सड़क मार्ग का निर्माण करना है या कोई नदी घाटी परियोजना है, उसके लिए काफी विस्तृत वन क्षेत्र का अधिग्रहण किया जाता है। तो इन वन क्षेत्रों के कम होने से इन जीवों का जो प्राकृतिक आवास है वह प्राकृतिक आवास सिकुड़ गया और इसके अलावा प्राकृतिक आवास समाप्त हो गया, सिकुड़ गया, वन कम हो गए, तो इससे इसके भोजन के लिए उपलब्ध प्रजातियों अथवा जीवों
का कम होना। जब वन सिकुड़ गए, वन क्षेत्र कम हो गए, तो अन्य जीव जंतु है, अन्य जीव जंतु भी कम हो गए। और इन जो बाघ है, इसके लिए यह जिन जीवों का शिकार करके अपना भोजन करता था, भोजन पूर्ति करता था, उन जीवों की कमी के कारण भी इन जीवों की संख्या कम हो गई। और बाघों की जो जनसंख्या है वह घटती जनसंख्या के पीछे और भी कई कारण हैं। इन कारणों में से अगला कारण है, जो बाघ है, बाघों के अंगों से औषधि निर्माण हेतु कई एशियाई देश कई एशियाई देशों में इनका अवैध शिकार बढ़ गया। कई प्रकार के जो सेक्सुअल मेडिसिन है, उन सेक्सुअल मेडिसिन के अंदर इन बाघों के शारीरिक अंगों का उपयोग किया जाता है। और इन मेडिसिन की बढ़ती हुई मांग के कारण विश्व में एशियाई देशों के पास उन मेडिसिन की मांग बढ़ी, और उन एशियाई देशों में जहां पर बाघ है वहां पर इनकी अवैध शिकार बढ़ गया। हालांकि विश्व में 2/3 बाघ भारत और नेपाल में पाए जाते हैं। विश्व के लगभग 2/3 बाघ जो है आज भी भारत और नेपाल में पाए जाते हैं। यह खुशी की बात है, और खुशी के साथ साथ एक दुख की बात भी है, क्योंकि इसी वजह से जो अवैध व्यापारी, अवैध शिकार करने वाले शिकारी की नजर इन दो देशों के बाघों पर है। जब भारत और नेपाल विश्व की 2/3 बाघों की संख्या को संरक्षण प्रदान कर रहे हैं, या यहाँ पर 2/3 जनसंख्या निवास कर रही है बाघों की, तो विश्व के जो बाघ परियोजना ये अवैध शिकारी है, उन अवैध शिकारियों की नजर भी इन दो देशों पर ही है, क्योंकि इन बाघों की जो हड्डियां और खाल है और अन्य अंग है वह कई परंपरागत औषधियों का निर्माण करने में उपयोग आ रहे हैं। आगे देखते हैं। इसी कारण 1973 में इन बाघों की घटती संख्या से चिंतित होकर इनकी संख्या को बढ़ाने के लिए, इनकी संख्या को बढ़ाकर और इन अवैध शिकारियों को से इन जीवों को बचाने के लिए 1973 में भारत में बाघ परियोजना या बाघ संरक्षण परियोजना प्रारंभ हुई। बाघ परियोजना प्रारंभ हुई, और इस बाघ परियोजना के अंतर्गत इस संकटग्रस्त प्रजाति को संरक्षण प्रदान करने के लिए कई कार्यक्रम हुए। इन कार्यक्रमों में सबसे पहला जो बाघ रिजर्व बनाया गया था वह था जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। 1973 में बाघ परियोजना का प्रारंभ होते ही
सबसे पहले जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का उद्घाटन किया गया और इस राष्ट्रीय उद्यान में सबसे पहली बाघ परियोजना का प्रारंभ हुआ। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड इसके अलावा मानस अभ्यारण्य है या मानस राष्ट्रीय उद्यान है। उस मानस राष्ट्रीय उद्यान में भी जो असम में उपलब्ध है मानस बाघ रिजर्व असम, यहाँ पर बाघ परियोजना प्रारंभ की गई। इसके अलावा सरिस्का पशु विहार जो वर्तमान में राष्ट्रीय उद्यान है, राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के भी अलवर। ठीक है, तो सरिस्का पशु विहार, मानस बाघ रिजर्व असम और जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश इन क्षेत्रों में। इसके अलावा एक पश्चिम बंगाल में और था, पश्चिम बंगाल में सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल। यहाँ पर 1973 में बाघ संरक्षण परियोजनाएं प्रारंभ की गई और इन क्षेत्रों में इन जीवों को बाघों को प्राकृतिक आवास प्रदान किया गया। इसके अलावा इन क्षेत्रों में जो उद्यान है, इन क्षेत्रों में इनके प्रजनन को बढ़ावा दिया गया जिससे इनकी जनसंख्या है वह बढ़ जाए। तो इन बाघों को संरक्षण और इनकी जनसंख्या बढ़ाने के लिए 1973 में यह 5 बाघ परियोजनाएं प्रारंभ की गई थी, जो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है उत्तराखंड में, मानस बाघ रिजर्व है असम में, सरिस्का पशु विहार है जो राजस्थान के अलवर जिले में पड़ता है, जो वर्तमान में तो राष्ट्रीय उद्यान है, ध्यान रखना, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश और सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल। तो आज की इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में।